हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। चलिए, तो पिछले वीडियो में अपन ने सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जैसे कि डायपोल, डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल और जितने भी टाइप के अपने फोर्सेस थे सारे डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब ये वाली जो वीडियो है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन होना है। वहां पे मैं आपको ब्रीफ कर दिया था कि ऐसे ऐसे फोर्स भी होते हैं भाई, है ना। अब यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक जिससे क्वेश्चन आते हैं वो भी बताया जाएगा, और जहां पर मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको वो पूरा का पूरा बता दूंगा कि ये देखो टॉपिक यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो बिना कुछ देरी करे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर में क्या क्या है। अब जितने भी लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है कि ये जो सीढ़ी है ये कहां की ओर जाती है। ठीक है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। यहां पर हम सभी जानते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो लगभग 3 स्टेट से बन के बना हुआ है। उन स्टेट का नाम क्या होता है सर? अरे आपको पता है क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैस, यही होता है। ठीक, अब ध्यान से सुनो, ये जो चीज है ना वो आप लोग बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, इसीलिए मैं यहां पर इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो कुछ ये चीजें हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लो, थोड़ा सा बस आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। यहां पर सॉलिड की अगर मैं बात करूं यहां पे, है ना, सॉलिड में हम सभी को पता है कि यहां पर इसके अंदर के जो एटम की बात कर लूं, मॉलिक्यूल की बात कर लूं या पार्टिकल की बात कर लूं, ठीक है, ये परफेक्टली कैसे रहते हैं? अरेंज रहते हैं भाई, है ना सर? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ये तो हमने भी पढ़ा है। बिल्कुल, तो आपका लगभग ऐसे अरेंज रहता है ना। अब मैं इसको पूरा फिल नहीं कर रहा हूं, बस ऐसा समझो, अरेंज रहता है ऐसा। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके कारण ये जो एटम है ये यहां वहां नहीं घूम सकते। ठीक है, एकदम फ्रीली मूव नहीं कर सकते। वो सिर्फ क्या करते हैं, अपनी ही पोजीशन पर घूमते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। ठीक है, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इनका लेयर मूव नहीं कर सकता, अपनी पोजीशन पर बस वो ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे। ठीक है, तो इसके कारण आपका जो सॉलिड है वो क्या हो जाता है, मोशन में नहीं आता, इमोबिलाइज बोल सकते हो, या फिर बोल सकता हूं कि कोई भी मूवमेंट ये शो नहीं करता, फ्लो नहीं कर सकता। क्लियर है, इसलिए ये फ्लूइड नहीं बोलते इनको, है कि नहीं? इतना समझ में आ गया। अब देखो, क्योंकि यहां पर जो इसके एटम है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंडेड है, यहां पर स्पेस तो बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। क्लियर है? चलो अब एक एडिशनल पॉइंट, यहां पर ये अरेंजमेंट रहता है एटम का, लगभग ऐसा रहता है। ठीक, लगभग ऐसा अरेंजमेंट रहता है। क्लियर? अब इनके बीच में अरेंजमेंट के कारण यहां पर एक स्पेस जो है, खाली जगह, वैकेंट स्पेस जनरेट हो जाती है। ठीक है, इसको ही बोला जाता है वॉइड इसको ही बोलते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब ही होता है एक खाली जगह। ठीक है, इसको वॉइड बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया? चलो, लेकिन क्योंकि आप ये जो टॉपिक है सॉलिड स्टेट, 12th में आपका पूरा चैप्टर ही दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आगे डिस्कशन करेंगे। लिक्विड पर आते हैं। लिक्विड क्या होता है सर? लिक्विड फ्लो करता है, बिल्कुल करता है। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स रहते हैं ये थोड़े थोड़े, एटम जो है, एटम, पार्टिकल, मॉलिक्यूल काफी थोड़े थोड़े दूर दूर रहते हैं, थोड़े से दूर रहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम रहता है। इसके कारण यहां पर इनके पास जगह होती है मूव करने के लिए, ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे पास बोतल है, इतनी ही खाली है, यहां पर ये देखो, ये जो है आपको मोशन कर रहे, मूव करते दिख रहा है, ये जो लेयर है ऐसा दिख रहा है कि नहीं? अगर ऐसा कर रहा हूं तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि ये वाला, अगर ये जो बॉटम पार्ट था ये बॉटल के टॉप पे आ जाए? नहीं हो रहा ना, क्यों? बॉटल तो सॉलिड है भाई, ये कैसे हो जाएगा? लेकिन ये दिख रही है हमें, मतलब कि ये मूव कर सकती है, मोशन शो कर सकता है, क्या? लिक्विड। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो, तो क्योंकि अगर आप देखो इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, ठीक है, इसीलिए इसकी जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से थोड़ी कम होती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं गैस में। अब भाई ये जो चैप्टर है ना पूरा गैस के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पे समझ लो। अब गैस क्या है? गैस बहुत दूर दूर होती है, इतनी दूर दूर, लगभग बहुत दूर है।
इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कई साइंटिस्ट ने तो ये बोल दिया कि होता ही नहीं है, लेकिन होता है, बहुत 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 ही कम होता है, ठीक है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है नेग्लिजिबल, इसलिए ये मूव कर सकती है, ये मोशन शो कर सकती है, इसलिए जब किचन में खाना बनता है तो बेडरूम में स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि गैस उड़ के आ गई। समझ में आ गया? ठीक है, तो इनकी डेंसिटी क्या होगी सर? बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, बीच में खाली स्थान बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसके कारण इसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है। क्लियर है? तो ये थी गैस की कहानी, है ना। तो आपको इतना ही समझना था, ज्यादा अपन आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि पूरा जो चैप्टर है वो गैस के ऊपर ही है ना। चलो आगे आगे अपन को क्या देखना है, ध्यान से देखना। कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या होते हैं सर? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। अब कैसे बताऊंगा मैं ही बता देता हूं, ध्यान सुनो। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि क्या मैं सर सॉलिड से लिक्विड आ सकता हूं, या फिर मैं लिक्विड से क्या सॉलिड पे जा सकता हूं? मैं कहूंगा बिल्कुल, क्यों नहीं जा सकते। सॉलिड से लिक्विड पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेल्टिंग करनी पड़ेगी। मेल्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो टेम्परेचर या फिर वो पॉइंट जहां पर आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसको ही बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, या फिर उस टेम्परेचर को ही बोल सकते हो मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो यही तो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। ओ, ये तो बॉइलिंग पॉइंट था। यहाँ पे देखो मेल्टिंग पॉइंट, इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड, है कि नहीं? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन। चल अब अपन बात करते हैं दूसरे की। अगर मुझे लिक्विड से सॉलिड पे जाना है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा? यहां पर इसको करूंगा कूल, मतलब मैं पानी से बर्फ बना रहा हूं तो इसको करूंगा मैं फ्रीज। अच्छा, कौन कौन ने वो गेम खेला है? क्या बोलते हैं? आइस वाटर बोलते हैं ना शायद, आइस वाटर। हमारे यहाँ पे बर्फ पानी बोलते हैं। अगर मैं बोल दूंगा फ्रीज तो तुम खड़े हो जाओगे, और अगर मैंने बोल दिया ओवर तो ऐसे कुछ होता है ना, तो वो चलने लगेगा। फ्रीज मतलब क्या कह रहा हो कि रुक जाओ, खड़े हो जाओ। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्रीज कर रहा है, सॉलिड बना दिया उसको। पहले वो मूव कर रहा था, है कि नहीं? बस ऐसे समझो। अब लिक्विड से अगर मुझे गैस पे जाना है तो क्या करूंगा मैं? इसको एवापोरेट करूंगा, प्रोसेस को बोलते हैं एवापोरेशन। ठीक है, गैस से अगर मुझे लिक्विड पे जाना है तो क्या करूंगा मैं? कंडेंस करूंगा, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, तो अब वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उस पॉइंट पर जहां पे कन्वर्शन हो गया है, लिक्विड गैस पे आ गया है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। उसको बोलते हैं लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, उसको ही बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। इजी है, ये तो पता था सबको। अब यहां पे इसके बाद तो एकदम बेसिक चीजें खत्म हो चुकी हैं। मेन जो चैप्टर है, क्वेश्चन कहां से बनते हैं, वो है ये। ठीक है, गैसियस स्टेट ही चैप्टर है अपना। ध्यान से सुन लो। कुछ 11 यहां पे एलिमेंट हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी गैस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, ये कुछ 11 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, गैस की प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यहां पर ये देखो, गैस की प्रॉपर्टी क्या है? गैस हैव नाइदर डेफिनेट शेप और नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। मतलब आप जिस गैस को जिसमें भी डालोगे वो उसका वॉल्यूम ले लेगा, उसका शेप ले लेगा। कंटेनर में डाला, ठीक है, तो वो गैस का कंटेनर हो गया। ठीक है, गैस को सिलेंडर में डाला, ठीक है, तो वो गैस का सिलेंडर हो गया। अगर मैंने गैस को बलून में भर दिया तो वो बलून वाली गैस हो गई, है कि नहीं? ठीक है, चल अब यहाँ पे देखो, लो डेंसिटी होती है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। अब देखो ये चीज थोड़ी समझने की है। गैस को मैं कंप्रेस कर सकता हूं, क्यों कर सकता हूं? सॉलिड को क्यों नहीं कर सकता? भाई कैसे करोगे? सॉलिड में जो एटम है उन्होंने तो जगह ही नहीं छोड़ी, तो कंप्रेस कहीं जाएंगे वो? कहां? टूट ही जाएगा वो, कंप्रेस तो हो ही नहीं सकता ना। गैस लेकिन कंप्रेस हो सकती है, क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत जगह है। ठीक है, कहीं आप लोगों ने देखा होगा ना, वीडियो चल रहा था एक, बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह। तो सॉलिड क्या कह रहा है? नहीं जगह है, और गैस क्या कह रहा है? बहुत जगह है। तो ऐसा सब चीजें चल रहा है। चल अब गैस एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। प्रेशर कुकर देखा है ना? प्रेशर कुकर में अगर आप यहां पर पानी भर देते हो,
यहां से आप स्टोव चालू कर देते हो, ठीक है, तो क्या होता है, यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, गैस हर जगह से क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी, ठीक है। जब ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो यहां पे एक नॉब खुल जाता है जिसको अपन बोलते हैं कि सीटी आ गई, ठीक है। तो मतलब गैस हर साइड पे एक प्रेशर लगाती है। ये थे एकदम बेसिक। अब बात आती है जहां से क्वेश्चन बनता है, वो होते हैं गैस लॉ, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला है आपका बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो यहां पर अब आप दिमाग लगाना चालू कर दो, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। चल आ जाओ, सबसे पहला देखते हैं बॉयल्स लॉ ये क्या कह रहा है। इनने बोला क्या बोला, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मतलब गैस को मैंने बंद कर दिया, ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस रहेगा, जो वॉल्यूम रहेगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो है आपको एक पिस्टन दिख रहा है, पिस्टन के देखो ऊपर से प्रेशर लगाते जा रहा है, ऊपर से प्रेशर लगाते जा रहा है, ठीक है। तो पहले ये कहां पे था, देखो स्टार्ट कहां से हुआ, यहां से, अब यहां पे, अब यहां पे, अब यहां पे, तो मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम पहले इतना था, फिर जैसे ही प्रेशर लगा तो वो इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, और लास्ट में तो इतना बचा। तो क्या देख रहे हो, जैसे ही प्रेशर लगते जा रहा है वॉल्यूम कमते जा रहा है। कब, जब कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या बनता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, जहां पर क्या होता है, ये जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, या फिर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, जैसे आपको करना है, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन होता है, इसको ही बोला जाता है क्या, बॉयल्स लॉ, इसको ही बोलते हैं बॉयल्स लॉ। अब जैसे ही मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं, P इज इक्वल टू क्या हो जाता है, KYV, ठीक है। और अच्छे से बनाओ, PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ये तो हो गया सिर्फ अगर मैं बात कर रहा हूं एक गैस के लिए। अगर मान लो बहुत सारी गैसेस है, आपको कंपेयर करने के लिए आ गया, ठीक है, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, देखो क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ठीक है। तो ये हो जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, ऐसा। ये क्या क्या है सर, P1 मान लेते हैं एक स्टेट 1 है, ठीक है, तो लगभग दो स्टेट को मान लेते हैं। P1 है प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस G1, कोई गैस है G1 नाम की, उसका प्रेशर है, ठीक है। P2 क्या है, सेम प्रेशर है किसका, G2 का। V1 क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस G1, ठीक है। और V2 क्या है, V2 है आपका वॉल्यूम ऑफ गैस G2, ऐसे, ठीक है। मान लो आपके पास अगर दो गैस वो देके रखा हुआ है और उसने बोल दिया है कि भैया टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, अब ये निकालो, इनमें से कोई भी एक टर्म निकालने को आपको बोल देगा, तो क्या यूज करोगे, आप ये यूज करोगे, ठीक है। समझ में आएगा, बहुत इजी सा एक्सप्रेशन है, ऐसा आपके साथ आपको देखने को मिलेगा। आप ये इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। एक बीकर लेना, ठीक है, चलो मेरे पास एक छोटा सा दो चीजें हैं, अगर इससे समझ पाए तो अच्छी बात है। ये देखो मेरे पास एक गिलास है, ठीक है, जो ऐसे दिखेगा, ये गिलास है आपके पास। अगर मैं यहां से अप्लाई कर रहा हूं, अभी वॉल्यूम आपको पूरा फुल गिलास दिख रहा है ना, यहां से लेके यहां तक, जैसे ही मैं इसको डाल रहा हूं, देखो अभी इतना फिर से फुल दिख रहा है, मैं नीचे करते जाऊंगा, नीचे करते जाऊंगा, देखो अब वॉल्यूम कितना दिख रहा है आपको, यहां से लेके यहां तक, तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, टेम्परेचर तो मैंने चेंज ही नहीं करा, ठीक है। तो देखो ऐसा दिख रहा है, अब देखो पूरा जीरो हो गया, वॉल्यूम नीचे चला गया ये, ठीक है। ये देखो ये पिस्टन अप्लाई हो रहा है कि नहीं, ऐसे समझ में आया। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं प्रेशर लगा रहा हूं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब भाई गैस तो होगी ना, दिख नहीं रही है लेकिन गैस तो होगी ना उसके अंदर, क्लियर है। तो ये आपको ऐसे देखने को मिलता है। क्वेश्चन कहां से बनते हैं, क्वेश्चन ज्यादातर बनता है ग्राफ से। ज्यादातर किससे बनता है, ग्राफ से। तो कैसे समझेंगे, ध्यान से सुनो। PV इज इक्वल टू K को लेके चलना एकदम ध्यान में, यहां से आपके सारे ग्राफ बन जाएंगे, ठीक है। चलो बना के देखते हैं। पहला ग्राफ PV वर्सेस V। PV इज इक्वल टू क्या हो, अपनी इक्वेशन क्या है, ये है K। PV वर्सेस V का ग्राफ है,
ध्यान से सुनो कैसे बनेगा। P कहां पे है, Y पे, V कहां पे है, X पे। कैसे बनाओगे, P और V मतलब y x इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। और मैथ्स में मैं बात करूं y इज इक्वल टू अगर x है, y x इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो यहां पर ये कैसा ग्राफ बनता है, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, तो आपको ऐसा ग्राफ देने को मिलेगा अगर P वर्सेस V का ग्राफ बन रहा है तो। चलो अब आगे बात करते हैं P वर्सेस 1/v, P वर्सेस 1/v। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू क्या है अपना, PV इज इक्वल टू K है। ठीक है, तो हमें बनाना किसके बीच में, P y है इज इक्वल टू K बाय 1/v। हर इक्वेशन को जब भी ग्राफ बनाना होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, P y हो गया, यहां पर P है, यहां पर V है। ठीक है, P y हो गया इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, ये आपका कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्या लिख लूं, डायरेक्ट लिख दूं। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास x, ये हो गया m, ये हो गया m। ठीक है, तो m x हो गया। तो यहां पर ये वाला जो ग्राफ है कैसे बनता है, ये वाला ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन है, एकदम स्ट्रेट लाइन है। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये बनेगा आपका ग्राफ। क्लियर, यहां पे समझ में आएगा, mx है ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना, तो ऐसा बनेगा ग्राफ। ये c अगर यहां पर होता प्लस c, तो ये ऊपर से चालू होता, क्योंकि यहां पे सिर्फ mx है। ठीक है, इसीलिए ये कहां से चालू हो रहा है, ओरिजिन से चालू हो रहा है। अब कायदे से तो ऐसा बनना चाहिए, देखो कहां से स्टार्ट होना चाहिए, जीरो से, लेकिन जीरो से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, क्योंकि वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बहुत कम चांसेस है। वो चांसेस कब होंगे वो मैं बताऊंगा आपको चार्ल्स लॉ में। ठीक है, तो वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकता किसी भी चीज का, इसीलिए वो अपना जो ग्राफ है वो यहां से चालू होता है। अब बनाना है log p और log v का, log p और log v का कैसे बनाओगे, फिर से इक्वेशन को ध्यान रखेंगे, कौन सा, pv इज इक्वल टू k। ठीक है, pv इज इक्वल टू k को ध्यान रखेंगे। चलो अब बनाओ इसका, ये क्या हो जाएगा, log p प्लस log v। ये कैसे आ गया, मैंने दोनों साइड log ले लिया, log mn बन गया, log m प्लस log n बन गया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log k। सही है यहां तक, क्लियर है ना भाई, ये प्रॉपर्टी लगा दी मैंने log mn की। log mn क्या होता है, log m प्लस log n, है ना। अब देखो हमें क्या चाहिए है, y चाहिए है, किस पे, मतलब log p क्या है, y है ना, तो यहां पे मैं y रखूंगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log k माइनस log v। ठीक है, ये कैसा आपको दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है आपको y इज इक्वल टू, ये log p लिख लो, log p, तो ये आपको कैसा दिख रहा है, y इज इक्वल टू, ये तो c है, माइनस mx। स्लोप क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो, स्लोप दिख रहा है आपको नेगेटिव, स्लोप दिख रहा है नेगेटिव, इंटरसेप्ट है आपका क्या, पॉजिटिव। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ है वो कहां से चालू होगा, ध्यान से देखो, ग्राफ चालू होगा ऊपर से, ग्राफ कहां से चालू होगा आपका, ऊपर से, यहां से, यहां से। क्यों, क्योंकि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यहां से चालू होगा और ग्राफ आएगा किधर, नीचे आएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ग्राफ आएगा किधर, नीचे आएगा, ऐसा बनेगा ग्राफ। क्यों बना, ध्यान से सुन लो, अगर आपका प्लस m आया स्लोप, ठीक है, तो आपका ग्राफ ऊपर जाएगा, कहां जाएगा, ऊपर ग्राफ। अगर माइनस m आया तो नीचे ग्राफ। अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव आया तो कहां से ग्राफ चालू होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा, ऊपर से स्टार्ट। अगर इंटरसेप्ट है ही नहीं तो कहां से चालू होगा, अगर इंटरसेप्ट आपका क्या है, लगभग लगभग जीरो है, तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ग्राफ अगर आप पढ़ रहे हो तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब इसको मैं मिटा देता हूं, वरना आप कंफ्यूज आओगे, आपको दिखेगा ही नहीं कि ग्राफ कहां है। ठीक है, तो मैं यहां से बस मिटा दे रहा हूं, बाकी आप लिख लेना। चल अब आगे चलते हैं, ये वाला पॉइंट देखते हैं। अब पीवी वर्सेस वी वाला ग्राफ आ गया तो कैसे बनाओगे, फिर से मैंने क्या बोला, क्या याद रखेंगे अपन, पीवी इज इक्वल टू के होता है। अब इनने बोला पीवी हमको क्या बनाना है, वाई पे रखना है, मतलब ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है,
ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो y तो क्या हो गया, पूरा कांस्टेंट ही है ये y कांस्टेंट है। और जब भी ऐसा ग्राफ दिख रहा है जिसमें एक एक्सिस पूरी कांस्टेंट हो गई तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा PV और ये V, क्यों, PV तो पूरा कांस्टेंट है, ऐसे बनेगा, ठीक है। जहां पे PV और ये P आ जाए या V आ जाए, लेकिन अगर PV है इस साइड तो कैसा बनेगा आपका, सेम आपके ऐसे बनेंगे ग्राफ। क्लियर है, ठीक है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है कि ग्राफ और आपको इक्वेशन, ठीक है। वापस से देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये रहा बॉयल्स लॉ, क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर मैं बात कर रहा हूं, प्रेशर में बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम छोटा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। के क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। जैसे ही मैं इसको साइन सॉल्व कर रहा हूं तो इक्वेशन ऐसे बन जाता है, PV इज इक्वल टू K, ठीक है। इस इक्वेशन से अगर आपके पास लगभग 2 गैसेस दी हुई हैं आप सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो आप इस इक्वेशन का यूज करोगे। क्लियर है, ठीक है। तो फिर अपन ने क्या देखा, ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ को आप जब भी बनाना रहेगा, आप सिर्फ ये इक्वेशन को ध्यान रखोगे, यही से सब बनाओगे। लॉग वाले आ जाए तब भी यहां से बनाओगे, सिंपल वाले आ जाए तब भी यहां से बनाओगे। बनाएंगे कैसे, हमेशा इक्वेशन को अपन y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, तो इससे अपन ने क्या देखे, 2 टाइप के ग्राफ देखे। अब एक बार ऐसा ही क्वेश्चन आ गया था 2021 में 31 अगस्त को, क्या है देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट PV versus V plot at constant temperature for an ideal gas, P and V stand for pressure and volume of gas respectively। अभी बताओ, अभी तो बताया था, इसका आंसर क्या होगा। इनने बोला है भैया PV वर्सेस V का ग्राफ है, ठीक है। P और V प्रेशर है, कांस्टेंट एक टेम्परेचर है, P और V का आपको ग्राफ बताना है। कैसे निकालोगे, कांस्टेंट टेम्परेचर बोल दिए तो क्या करोगे, कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हो गया तो समझ लेना उस कंडीशन को बोलते क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन को बोला जाता है आइसोथर्म। आइसोथर्म, आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर, है ना। अब बताओ कैसे बनाओगे, PV मतलब Y ही कांस्टेंट है, अगर Y कांस्टेंट है तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे आते रहेंगे। अब एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। 2020 6 सितंबर को सुबह सुबह ये क्वेश्चन आया हुआ। क्या कह रहा है, देखते हैं। A spherical balloon of radius 3 सेंटीमीटर कंटेनिंग हीलियम गैस हैज अ प्रेशर इतना, ठीक है। चलो लिख लेते हैं। एक स्पेरिकल बलून है जिसकी रेडियस दी हुई है, रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। हीलियम गैस है, चलो। हैज अ प्रेशर, प्रेशर भी दिया हुआ है भैया, प्रेशर, प्रेशर कितना है, प्रेशर है इसके पास 48 इंटू 10 की पावर कितनी है, -3 बार है, ठीक है, चलेगा। अब क्या बोल रहा है, एट द सेम टेम्परेचर। आहा, देखो भाई, जो आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, क्या लिखा हुआ है, सेम टेम्परेचर, मतलब क्या हो गया, आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब कौन सा लॉ लगाओगे, बॉयल्स लॉ। चलो, द प्रेशर ऑफ अ स्पेरिकल बलून ऑफ रेडियस इतना, ठीक है। अब भाई दूसरी रेडियस आ गई, दूसरा बलून आ गया जिसकी रेडियस कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट भी सेम है, विल बी इतना बार, ठीक है। अब यहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। प्रेशर बताना है तो यहां पे प्रेशर बताना है हमको, ठीक है। प्रेशर नहीं पता, कैसे करोगे, यही तो बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो इसको अपन ले लेते हैं R1, इसको ले लेते हैं P1, इसको ले लेते हैं R2, इसको ले लेते हैं P2। सर आपने जो बताया इनने तो वॉल्यूम की बात ही नहीं करी, कैसे निकालेंगे बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ध्यान से देखो। यहां पर बोल रहा है स्पेरिकल बलून है, रेडियस इतनी है। जैसे ही उसने स्पेरिकल बोल दिया तो वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो पहले वाले का वॉल्यूम तो ये हो गया। दूसरा वाला भी क्या है, स्पेरिकल बलून ही है,
दूसरा वाला भी स्पेरिकल बलून ही है, मतलब वॉल्यूम तो इतना ही होगा, लेकिन रेडियस अलग हो जाएगी ना, अलग अलग रेडियस है। देखो अमाउंट भी सेम है गैस का, टेम्परेचर भी सेम है, तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि मोल भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, अलग क्या है, सिर्फ ये अलग है। ठीक है, तो चलो बना के देखते हैं। मतलब मैं क्या वो लगा लूं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सर ये क्यों लगाया, अरे प्रेशर ही तो निकालना था। ठीक है, तो देखो हमारे पास P1 तो है, ठीक है, कितना है देखो 48 इंटू 10 की पावर -3। V1 हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे भाई, इसको निकालूंगा मैं 4/3 पाई R क्यूब है ना, R क्यूब मतलब कितना हो गया 3 की पावर क्यूब इज इक्वल टू P2 तो हमें निकालना है, तो P2 को P2 ही रख दो। ठीक है, V2 रखो जरा, V2 क्या हो जाएगा देखो 4/3 पाई R कितना है 12 की पावर क्यूब है। चलेगा, निकालना क्या है P2, इधर उधर करो जरा, कितना हो जाएगा देखो 48 इंटू, पहले काटा पीटी कर लेते हैं, आ जाओ काटा पीटी करते हैं, 4/3 पाई गया, अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ 48 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, क्या बच गया, इंटू 3 की पावर क्यूब बच गया, डिवाइड करो, ये क्या हो गया, इसको क्या मैं यहां पे सिर्फ 12 बचा है ना, तो 12 इंटू 12 लिख सकता हूं। ठीक है, इज इक्वल टू बच गया P2। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करने का अच्छा सा तरीका बताता हूं, कैसे करोगे। 3 को भी ओपन कर लो जरा, कैसे लिख लो 3 इंटू 3। चल बस अब P2 निकल के जाएगा, कैसे करूंगा 48 4 टाइम्स, ठीक 4 3 टाइम्स, 3 से 3 गया, 3 से ये 4 गया, कितना बच गया देखो 3/4, ये हो गया P2 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना, कितना आएगा ये, लगभग आएगा 0.75 इंटू 10 की पावर -3, और इन्होंने लिखा हुआ है किसमें 10 की पावर -6 में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 3 0 लगाने पड़ेंगे, तो 750 इंटू 10 की पावर -6, अब ये तो आता होगा आपको, तो यहां पर लगभग आएगा 750। क्लियर, इजी था। क्या क्या करा सर आपने, चलो देख लेते हैं। यहां पर आपके पास बलून था, स्पेरिकल था, तो दिमाग लगा लिया स्पेयर का वॉल्यूम क्या होगा। क्यों लगा लिया, क्योंकि इनने लिख दिया था अमाउंट भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो बचा ही क्या, अलग होगा ही क्या, फिर टेम्परेचर और वॉल्यूम ही अलग होगा, तो अपन ने यहाँ पे ये रिलेशन पुट किया। मैंने आपको पहले ही बोला था, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये रिलेशन को ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन आते हैं क्योंकि, ठीक है, ग्राफ से भी आया हुआ है और न्यूमेरिकल से भी आया हुआ है। ठीक है, चलो जैसे ही अपन ने ये रखा, बस फिर तो काटा पीटी, ये इजी था ना। तो ऐसा होता है आपका बॉयल्स लॉ, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से इसको कर लेना, इतना लिखो फिर आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट गैस लॉ है वो है आपका चार्ल्स लॉ। यहां पर क्या बोल रहा है ये, द प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना यहां पर सेल्सियस की बात चल रही है। ठीक है, टेम्परेचर पे जितनी भी चीजें आपकी यूनिट्स आती है, प्रेशर की यूनिट, टेम्परेचर की यूनिट, उन सब पर ज्यादा ध्यान दिया करो। ठीक है, फॉर एवरी डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन द टेम्परेचर। सबसे पहले क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से देखना। उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, ठीक है, तो मैं लिख दूं P इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर इन्होंने कह दिया कि P हो गया आपका कांस्टेंट, अगर P आपका कांस्टेंट हो गया तो इसी को बोला जाता है आइसोबारिक कंडीशन। आइसोबैरिक भी बोलते हैं, आइसोबैरिक कंडीशन। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट था तो क्या बोलते थे उसको, आइसोथर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, अब कुछ मास होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं ये आपका एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस को भरा गया है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अब इसका जो वॉल्यूम है जिसके अंदर जो गैस भरी हुई है, या तो वो बढ़ेगी या तो वो कम होगी। कब,
जब आप इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी डिग्री सेल्सियस, मतलब जितना डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे या कम करोगे उसके ही हिसाब से उसका वॉल्यूम में भी फर्क आएगा। समझ में आया? ठीक है, चलो मान के देखते हैं, अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि एक VT था। ठीक है, VT था मतलब कि मैंने टेम्परेचर को इनिशियल टेम्परेचर से थोड़ा बढ़ाया है या कम किया है। ठीक है, वो VT है, मतलब चेंज इन, आप इसको टेम्परेचर मान सकते हो, वॉल्यूम किस पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो कि चेंज हो चुका है ना, इज इक्वल टू, वो क्या बोला है कि इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम से, इनिशियल वॉल्यूम बढ़ेगा कितना टाइम, 1/273 टाइम, किससे, उसके इनिशियल वॉल्यूम से, तो V0 एट पर्टिकुलर डिग्री सेल्सियस, तो T डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? फिर से समझो एक बार। ठीक है, अब ध्यान से देखने चला, मैं मार्क भी करते जा रहा हूं कि ये है एक वॉल्यूम जब मैंने कुछ T डिग्री सेल्सियस बढ़ाया हुआ है। ठीक है, बढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, उसका इनिशियल वॉल्यूम बढ़ जाएगा कितना, 1/273 टाइम। किसका बढ़ गया, उस इनिशियल वॉल्यूम का, एट पर्टिकुलर T डिग्री सेल्सियस पर, जितना भी T डिग्री सेल्सियस लिया होगा। अब माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, लिखा है ना इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ठीक है, तो एक और इक्वेशन बन सकती है, कैसी बनेगी, देखो ध्यान से, यहां पर VT इज इक्वल टू V0 माइनस 1/273 V0 T डिग्री सेल्सियस, ये भी बन सकती है। ये कब बनेगी, जब टेम्परेचर आप किस में लोगे, नेगेटिव में लोगे। अब मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूं। ठीक है, टेम्परेचर मान के चलते हैं हमारा था 10 डिग्री सेल्सियस, ये था टेम्परेचर। ठीक है, तो वॉल्यूम में क्या फर्क आया, वॉल्यूम हो गया T, VT इज इक्वल टू क्या हो गया, इनिशियल वॉल्यूम से उसका कितना बढ़ गया, देखो 10 टाइम्स बढ़ गया, 273 यहां पर है ही, और ये हो गया V0। ठीक है, तो यहां पे देखो 10 आ गया क्योंकि T डिग्री सेल्सियस ऊपर था, कितना बढ़ गया, इतना वॉल्यूम बढ़ चुका है, ये दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा और नॉर्मल करें, मैं बोलूंगा कि वॉल्यूम जब T डिग्री सेल्सियस पे 10 था, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना था, इनिशियल 1 था, लेकिन जैसे ही मैंने 10 करा तो वो कितना हो गया, 10 हो गया। समझ पाए? थोड़ा सा यहाँ पे फंसाने वाला टर्म है, लेकिन आप उसमें घबराइए नहीं, बहुत इजी चीज है ये। ठीक है, चलिए, ये तो अपन ने किसके लिए ले लिया, ये मैंने ले लिया T डिग्री सेल्सियस के लिए, जो कि पॉजिटिव में था। अब अगर मैं मान लो नेगेटिव ले रहा हूं, ऐसा भी तो हो सकता ना कि T कभी कभी क्या हो, -10 डिग्री सेल्सियस हो, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, VT जो कि वॉल्यूम है जिस पे टेम्परेचर पे जो चेंज हो रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम माइनस, क्यों, क्योंकि इसका माइनस है। ठीक है, ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 273। ठीक है, और ये V0, मतलब इनिशियल वॉल्यूम से क्या हुआ है, कुछ वॉल्यूम कम है, छोटा है ना, कुछ वॉल्यूम कम है, मतलब यहां पर हमें दिख रहा है ये बड़ा है। ठीक है, इसीलिए तो इससे माइनस कर रहे हो, वॉल्यूम कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता ना। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा होगा इसलिए तो ये क्या आया है, देखो पॉजिटिव में आएगा वॉल्यूम। अगर ये छोटा होगा इनिशियल वॉल्यूम तो ये नेगेटिव में आ जाएगी टर्म, वॉल्यूम कभी नेगेटिव में नहीं आता। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो उन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया था। ठीक है, तो इसको एक एक्सप्रेशन आप लिख लेना बस ऐसे करके, प्लस माइनस करके, तो आपको समझ में जाएगा। अब एक बार वापस से स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा ही क्लियर हो जाएगा। चलो, अब ये बोल रहा है, वापस पढ़ो, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है भाई, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ठीक है, प्लस या माइनस, ठीक है, बाय इट्स 1/273 टाइम, किसके, बाय इनिशियल वॉल्यूम के। ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल। समझ में आएगा, जितना राइज और फॉल होगा उससे ही प्लस या माइनस होगा, बस आपका इनिशियल वॉल्यूम। क्लियर हो गया, यहां पे समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर एक टर्म होती है, यहां पर इसको लिया जाता है वैसे तो 273.15, ठीक है, 273.15, लेकिन इसको अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 273 ही लेते हैं, ये जो है ना, इसको। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, है ना। चल, अब यहां पर एक चीज और आती है, अगर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगर मैं 1 डिग्री के लिए सॉल्व कर रहा हूं, देखो क्या जाएगा, ये जाएगा VT इज इक्वल टू V0 प्लस 1/273 V0 और T डिग्री सेल्सियस। T की वैल्यू मत पुट करो, T डिग्री सेल्सियस आएगा। अब यहां पर देखना, V कॉमन आ रहा है, V0 कॉमन आ रहा है, V0 कॉमन,
1 प्लस T डिग्री सेल्सियस अपॉन 273। इसको और सॉल्व करो तो क्या जाएगा, V नॉट 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 273, ठीक है, इक्वल में क्या चल रहा है आपका VT, इक्वल में क्या चल रहा है आपका VT चल रहा है। समझ में आ गया। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब अपन कन्वर्जन करते हैं, जब अपन कन्वर्जन करते हैं क्या, जब हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन पर जाना होता है तो क्या करते हो, यही लिखते हो ना। केल्विन कैसे लेके आओगे, केल्विन आता है हमारा 273.15 अपन नहीं लिखते हैं, प्लस T डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसको क्या मैं पूरा लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा कि VT इज इक्वल टू V नॉट, ये क्या होगा आपका T के लिख दे रहा हूं यहां पे, T के मतलब कि टेम्परेचर इन केल्विन, क्या लिख रहा हूं, टेम्परेचर इन केल्विन डिवाइडेड बाय, ये तो पूरा का पूरा क्या है 273, मतलब कि इसको ही टर्म को बोल दिया गया था सिर्फ 1 केल्विन, तो इसको मैं लिखूंगा टेम्परेचर कौन सा, नॉट। समझ में आ गया, ये क्या है, ये है इनिशियल टेम्परेचर, ये है बढ़ा हुआ टेम्परेचर, ठीक है, समझ में आ गया। ये तो केल्विन में आ जाता है क्योंकि 273 डिग्री सेल्सियस को अपन क्या बोल सकते हैं, केल्विन बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। अगर 1 रख दिया तो केल्विन इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहां से एक्सप्रेशन बनाओ तो क्या हो जाएगा, VT अपॉन, इसको मैं इस साइड लेके आ रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका पास TK इज इक्वल टू, ये V नॉट ऊपर ही है और T नॉट ऊपर है। अब भाई स्टार्टिंग में इनिशियल अगर वॉल्यूम है, इनिशियल अगर टेम्परेचर है तो उसको तो मैं कांस्टेंट मान सकता हूं, तो मुझे एक्सप्रेशन देखने को मिलता है कि VT इज प्रोपोर्शनल टू TK। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, ठीक है। सॉल्व करने के लिए अपन इसको कैसे लिखेंगे, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ठीक है। इसको मैं अभी आगे अच्छे से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ये वाला जो टर्म्स है इसको न्यूमेरिकल में ज्यादा यूज नहीं करते हैं, पहले ही बता दे रहा हूं, बस आपको ये एनसीईआरटी में देखने को मिल सकता है, तो उसमें मत घबरा जाना कि ये है क्या, ठीक है। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इसी बात पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब ये चीज हुई क्यों इसको यूज क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसका भी डिस्कशन करते हैं अपन यहाँ पे। अगर मैं क्या करूं, अभी अपन 10 रख रहे थे, -10 डिग्री सेल्सियस रख रहे थे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आने वाला है। अब अगर मैं क्या करूं, यहां पर रखूं -273 केल्विन, मतलब डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, यहां पे देखो अगर मैं ये वाला पुट कर रहा हूं, ठीक है, मेरे पास एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या है, VT इज इक्वल टू V नॉट प्लस 1 अपॉन 273 V नॉट और T डिग्री सेल्सियस। अब अगर T डिग्री सेल्सियस की जगह मैं पुट कर रहा हूं -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर मान लो इतना है अपना, ठीक है। तो यहां पे देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, VT इज इक्वल टू हो जाएगा V नॉट कॉमन 1 -273 डिवाइडेड बाय 273, और ये ऐसा हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो ये कितना होगा, V नॉट इंटू 0 इज इक्वल टू VT, और VT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इससे आपको क्या समझ में आया, इससे हमें यह समझ में आया कि वॉल्यूम ऑफ द गैस एट -273 डिग्री सेल्सियस, ऐसा, ठीक है। फुल टर्म ये है 15, लेकिन अपन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए 273 लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि -273 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, 0 मान लेते हैं। मतलब 0 कैसे सर, वॉल्यूम कैसे 0 हो सकता है, हम ये बोल देते हैं कि जो लिक्विड में वो बदलना चालू हो चुकी है, ठीक है। इस टेम्परेचर को ही बोला जाता है एब्सोल्यूट 0, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट 0, ठीक है। पढ़ लो एक बार, द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एट विच ऑल द गैसेस आर सपोज टू बी ऑक्यूपाई 0 वॉल्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। और यही क्या है, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। इसके ऊपर जाओगे तो वॉल्यूम नेगेटिव में आने लगेगा और उसका कोई मतलब नहीं, मीनिंगलेस बात है वो। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलो तब अपन किस चीज का यूज करेंगे सर, हम यूज करेंगे एक्सप्रेशन कौन सा, जो मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, देखो किसके, टेम्परेचर के। क्लियर,
मतलब V प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के, साइन हटाओगे तो V इज इक्वल टू के टी आ जाएगा, V बाई टी इज इक्वल टू के हो जाएगा। मतलब के क्या है हमारा, ये कांस्टेंट है, ये हमारा है कांस्टेंट। ठीक है, यूज क्या करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 का इस्तेमाल करा जाएगा। आप ग्राफ को प्लॉट करने के लिए किस एक्सप्रेशन का यूज करोगे, इस एक्सप्रेशन का, या फिर इसका भी कर सकते हो। ठीक है, ग्राफ के लिए, ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, बार बार बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अब ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, मगर ये डिग्री सेल्सियस का है, इसको मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो अपन को इसके बीच में ग्राफ बनाना है। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। और 273 वाले लाइन मत भूलना कि उसको एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। क्लियर हो गया, चलो अब आगे चलते हैं। आगे कुछ ग्राफ के बारे में अपन बात करते हैं जिसमें आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो ग्राफ किस किस के बीच में, V वर्सेस T, V वर्सेस T बना लोगे ना, कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे V वर्सेस T, यहाँ पे बनाते हैं V वर्सेस T। एक्सप्रेशन ये वाला उठा लो, V बाई टी। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। V बाई टी इज इक्वल टू क्या है, K, तो V इंटू 1 बाई टी इज इक्वल टू के हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये क्या दिख रहा है, हमारा वॉल्यूम किस पे है, y पे है ना, तो y x इज इक्वल टू के, ये बन गया। तो ये तो पैराबोला वाला है। ठीक है, हमें t का बनाना है, ये 1 बाई टी का बन गया, वो वाला का बन गया। ठीक है, अब अगर t का बनाना है तो क्या बनाओगे, ऐसे बनाओगे, v इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू के टी। ठीक है, के टी, तो यहां पे क्या बन रहा है, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स वाला बन रहा है, ये बन रहा है mx। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ये कांस्टेंट है पूरा। ठीक है, ये कांस्टेंट, तो इसमें कैसा बनता है, पैराबोला टाइप का ऐसा बनता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बन रहा है, देखो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कैसा बनेगा, यहाँ पे देखो ये जो है V वर्सेस T का ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसे ऐसा ग्राफ बनेगा। क्लियर है। अब कई लोग कहते हैं कि वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं होता है, इसलिए इसको कहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से। ये क्या है आपका टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या है, लॉग V वर्सेस लॉग T बना के देख लेते हैं। कहां से बनाएंगे अपन, इसी इक्वेशन से बनाएंगे। चलो देखो, लॉग T वर्सेस लॉग V वर्सेस लॉग T कैसे बनाओगे भाई, बताओ। देखो ये एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, इससे बना लो, V इज इक्वल टू क्या होता है, KT होता है। ठीक है, अलग पेन से बना देता हूं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। V इज इक्वल टू KT, लॉग ले लो, लॉग V इज इक्वल टू लॉग K प्लस लॉग T। इजी बन गया, देखो यहाँ पे। अब इसको अगर एक्सप्रेशन को थोड़ा जमाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग V इज इक्वल टू लॉग T प्लस लॉग K, मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसा बन रहा है। y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसा बन रहा है, मतलब स्लोप क्या है इसका, लगभग 1 है। c क्या है, इंटरसेप्ट तो है, मतलब कहां से चालू होगा ग्राफ, ऊपर से चालू होगा। ठीक है, तो बनाओ यहाँ पे, ये क्या है, ये जो ग्राफ है लगभग आपका चालू होगा इस साइड से, पॉजिटिव है ना, देखो पॉजिटिव है स्लोप, तो ऊपर साइड जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा लॉग V वर्सेस लॉग T ग्राफ। क्लियर, समझ में आ गया। अब V वर्सेस 1 बाई टी है, V वर्सेस 1 बाई टी अपन बना चुके थे। देखो y इज इक्वल टू x वाला है, मतलब ये कैसा बनेगा, पैराबोला ऐसा बनेगा, ऐसा वाला ग्राफ जाएगा V वर्सेस 1 बाई टी। अब यहां पर देखो ये T जो है ये केल्विन में है, ये T केल्विन में है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, ये वाला ग्राफ देखेंगे अब अपन। अब ये जो टेम्परेचर ये डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, और अगर हमें डिग्री सेल्सियस में बनाना है तो हमें 273 प्लस करना पड़ेगा, केल्विन में करना पड़ेगा, तो 273 प्लस करना पड़ेगा। इसीलिए ये वाला जो ग्राफ है ये लगभग ऐसे बनता है, ऊपर से कांस्टेंट आ गया, इंटरसेप्ट आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ है ऊपर से बनता है, इसको अगर आप एक्स्ट्रा प्लॉट करते हो तो ये जो लाइन आके मिलती है इधर, अब बताओ ये पॉइंट क्या होगा, क्या इतना टेम्परेचर होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, जब आपका जो वॉल्यूम है वो लगभग 0 हो गया। वॉल्यूम 0 होगा तो टेम्परेचर कितना होगा, ये होगा आपके पास 273.15 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ गैस 0 हो जाएगा। तो
तो ये वाला जो प्लॉट है, मतलब ये जो वाला जो आपका ग्राफ है, ये V वर्सेस T डिग्री सेल्सियस का होता है। ठीक है भाई, तो यहां पर आपका सारा का सारा ग्राफ बन चुका है और इजी पड़ेगा अगर आपको इससे फॉलो करोगे तो। रटने वाली बात बिल्कुल नहीं है। इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ऊपर साइड जाओगे, ठीक है। अगर आपका स्लोप नेगेटिव जा रहा है तो ये जो ग्राफ है वो आपका नीचे गिरेगा ऐसे। ये अभी ऊपर जा रहा है, क्यों? क्योंकि अपना एम क्या था, एम जो था वो हमारा 1 था, मतलब पॉजिटिव था। अगर वहीं पे एम नेगेटिव होता तो ये वाला ग्राफ ऐसे नीचे गिरता। समझ गए? ठीक है, तो ग्राफ को रटने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे समझ में आएगा। चलो अब इसको इतना लिखो, फिर आगे चलते। देखो अब आपका जो नेक्स्ट गैस लॉ है वो है गे-लुसेक लॉ। ठीक है, यहाँ पर इनके साइंटिस्ट का नाम ही है, उसी के ऊपर एक लॉ पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट। भैया ये लोग सब एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, पहले टेम्परेचर, फिर प्रेशर, अब वॉल्यूम। ठीक है, तो सबके अलग अलग नाम भी है, आइसोथर्म, आइसोबारिक, और इसका क्या हो जाएगा फिर, इसको बोला जाता है अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसको बोला जाता है आइसोकोर। कई लोग आइसोचोर भी बोल देते हैं, आइसोकोरिक कंडीशन, जहां पर वॉल्यूम क्या रहता है, स्थिर रहता है। सर प्रेशर तो कांस्टेंट रख सकते हैं, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रख सकते हैं, वॉल्यूम कैसे रख सकते हो? अरे भाई जिस ग्लास में आपका है, जिस कंटेनर में गैस भरी है, उसी कंटेनर में दूसरी गैस डाल दो, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम कंटेनर हो जाएगा। सेम कंटेनर होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। समझ गए? चलो अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं आगे। यहाँ पर क्या बोल रहा था, प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। इसके लिए एक काम करो, किचन में चले जाओ, ऐसा आपको दिखेगा कुकर। कुकर में क्या समझ में आएगा आपको, आप अगर नीचे से क्या देते जाओगे, टेम्परेचर देते जाओगे, ठीक है, तो इस कुकर में प्रेशर बनते जाएगा। क्या होगा, प्रेशर बनते जाएगा। यहां पर क्या है, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, कुकर तो ऐसा तो नहीं है कि तुमने गैस बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया तो कुकर बड़ा हो गया, कम टेम्परेचर कम किया तो कुकर छोटा हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। कुकर तो सेम ही रहता है। ठीक है, यहां पर क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो आपका प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा। तो यही क्या है आपका गैस लॉ। यहां पर देखो कैसे करेंगे इसको, यहां पर लिखा हुआ है वॉल्यूम कांस्टेंट, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कैसा दिख रहा है, लगभग वॉल्यूम और टेम्परेचर जैसे दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो इनके जो ग्राफ बनेंगे वो भी सेम बनेंगे। ठीक है, तो इसको निकालेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT, P/T इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट, और अगर एक से ज्यादा गैस ले रहे हो तो ये हो जाएगा P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। इस एक्सप्रेशन से अपन सॉल्व करेंगे। ग्राफ आपके पास आ गया तो आप यहां से सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर P और T का आ गया तो कैसे करोगे, P और T तो ये हो जाएगा mx, मतलब किससे जाएगा, आपका ओरिजिन से जाएगा। ठीक है, P और 1/T का आ गया तो कैसे जाएगा भाई, पता है ना, तो आपको निकालना आता होगा। V और 1/T का आ गया तो कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा, देखो y और x इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो पैराबोला। log P और log T का आ गया तो भाई बता दोगे, सेम बन जाएगा आपका किसका, जितने भी यहाँ पे ग्राफ है, जो ग्राफ है वो सेम होंगे, सेम एज चार्ल्स लॉ। ठीक है, सेम होते हैं एकदम, बिल्कुल भी इधर से चीजें नहीं है। अब इससे कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही है। चलो आगे जाओ। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है आपके, ये क्या कब पूछा था, 2021 में 25 फरवरी की सुबह सुबह पूछा गया। ये बोल रहा है, अ कार टायर इज फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस एट 35 psi। ये क्या है, प्रेशर की यूनिट। आप जब टायर में हवा भराने जाओगे तो या तो PSI होता है या तो टॉर होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर की यूनिट। चल, एट 27 डिग्री सेल्सियस इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड 40 psi द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट विच द कार टायर विल बी बर्स्ट। बहुत ईजी है, P1 P2 कर लो, P1 T1 और ये T2। देखो क्या होगा भाई, P1 मतलब प्रेशर 1, प्रेशर कितना दिया है देखो 35,
ठीक है 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अपन टेम्परेचर किस में लेके चलते हैं, केल्विन में। तो क्या करना पड़ेगा देखो, तो इसके लिए करना पड़ेगा 273 प्लस 27, तो ये कितना जाएगा, लगभग 300 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रेशर कितना दिया है इसके लिए 40, मतलब कितना हो जाएगा 273, ये प्रेशर है तो 40 होगा, इसमें क्या है 273। आपको टेम्परेचर बताना है जब आपका क्या होगा, कार जो टायर है वो बस्ट होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व कर लो, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। P1 कितना है 35 डिवाइड बाय P2 अपन को कितना है 40 गिवन है, P2 अपना 40 गिवन है। चलो तो अपन यहाँ पे 40 रख देते हैं, इज इक्वल टू T1 कितना है भाई, T1 है 300 सर, डिवाइड बाय T2 निकालना है तो ऐसा ही रख दो। ठीक है, चलो सॉल्व करो, तो 40 इंटू 300 डिवाइड बाय 35 इज इक्वल टू T2। अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, ये लगभग 8 टाइम दिख रहा है, ये आपको 7 टाइम दिख रहा है, और फिर इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना जाएगा देखो, 8 इंटू 300 डिवाइड बाय 7, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा T2। इजी था, यहां पर क्या करना है, सिर्फ रिलेशन ही तो लगाना है, सिर्फ रिलेशन लगाना है। क्लियर है, चलो ये आपका 25 फरवरी को बहुत इजी क्वेश्चन था। अब एक और देखते हैं, एक और क्या था, ये भी 25 जून को आया हुआ 2021 सेम ईयर में, रिजिड नाइट्रोजन टैंक। अब देखो भैया इन्हें क्या लिखा है स्टार्टिंग में, रिजिड नाइट्रोजन टैंक। अब यहां पर समझना अच्छे से, रिजिड लिख दिया मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट, वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट। ठीक है, चलिए तो आइसोकोरिक कंडीशन यहां पर क्या बोल रहा है, स्टोर्ड इनसाइड अ लेबोरेटरी हैज अ प्रेशर 330 atm। ठीक है, तो प्रेशर P1 लिख लो 30 atm, वहां पे PSI में था, यहाँ ATM में आ गया, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। एट 6 बजे सुबह सुबह, व्हेन द टेम्परेचर इज 27, जब टेम्परेचर हो गया कितना 300 केल्विन, अब तो आता है हमको 273 प्लस 27, ठीक है कितना हो जाएगा 300। जैसे ही रात कितना हो गया, दोपहर के 3 बज गए, व्हेन द टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस, द प्रेशर ऑफ इन द टैंक विल बी, बताओ क्या होगा जब टेम्परेचर इसका कितना हो गया 45, मतलब 273 प्लस 45 कर लो कितना आएगा 8। ठीक है 318, ठीक है, मतलब 318 केल्विन हो गया। तो अब हमको बताना है कि प्रेशर कितना होगा, तो क्या करोगे, फिर से वही लगाओगे, कितना हो जाएगा देखो, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। प्रेशर 1 कितना है 30, टेम्परेचर 2 कितना है देखो 318, डिवाइड बाय T1 कितना है देखो, मतलब P2 कितना है देखो, P2 है हमारा नहीं पता हमें, P2 निकालना है, तो T1 कितना है, T1 है 300, इसके आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा P2 निकाल सकते हैं, डायरेक्ट दिख रहा है। अब तो देखो ये 30 ये 10, ये जाएगा आपके पास 31.8 प्रेशर, और ऑलमोस्ट अगर लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 32 atm, क्या होगा आपके पास P2 होगा। तो सुबह सुबह 6 बजे प्रेशर था 30, ठीक है, जैसे ही यहां पर अब आपके 3 बज गए दोपहर के, प्रेशर हो गया 32, टेम्परेचर बढ़ गया। क्लियर, इजी। तो आपको ऐसे कुछ सॉल्व करना है, क्लियर है, ठीक है। तो बस ये था आपका ये वाला लॉ। अब अपन आगे चलते हैं, देखिए अब नेक्स्ट है आपका एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, एवोगाड्रो लॉ, यहाँ अपन ने नंबर का नाम तो सुना ही होगा, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.023 × 10⁻23। ठीक है, लगभग इतना ही होता है। चलो अब बात करते हैं इस लॉ की। लॉ क्या बोलता है कि जब इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, हर गैस का वॉल्यूम जब इक्वल हो, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब ध्यान से सुनो, अगर वॉल्यूम, ठीक है, हर गैस का निकालना है अंडर सिमिलर कंडीशन, ठीक है, किसका, टेम्परेचर का, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, मतलब सिंपल सा बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस के।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस के, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, मतलब क्या होगा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, ऐसा। चलिए ठीक है, अब लेकिन यहां से इसको निकालोगे कैसे? ठीक है, हम तो सब जानते हैं कि P1 P2 T1 T2 V1 V2, ये सब निकालना बहुत इजी होता है, वॉल्यूम निकालना, टेम्परेचर निकालना, प्रेशर निकालना। नंबर कैसे निकालोगे? ठीक है, इसी की दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम सभी एक और एक्सप्रेशन जानते हैं कि मोल, जो कि स्मॉल n से डिनोट होता है, इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, जिसको अपन Na से शो करते हैं। यहां पर Na की जो वैल्यू है वो क्या होती है? एक फिक्स होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है, सबको पता है ना? अब मतलब कि ये तो नंबर है, ये नंबर है और इसकी वैल्यू भी फिक्स है, तो क्या बोल सकता हूं मैं इसको कि ये क्या हो गया? एक कांस्टेंट है। ये अगर एक कांस्टेंट है तो मुझे एक टर्म देखने को मिलेगा कि जो मोल है वो प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के। मतलब n प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के। ठीक है, तो n की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसा लिख सकता हूं कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, ये लिख सकता हूं। तो कैसा हो जाएगा? वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n, तो इसको भी सॉल्व कर लो, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 एक्सप्रेशन। किसी भी गैस के लिए, एक से ज्यादा गैस के लिए आप ये वाला लगाओगे, पुट करोगे। क्लियर है? ठीक है, इसको और अच्छे से सॉल्व करना तो कैसे लिख सकते थे अपन? V अपॉन N इज इक्वल टू K, ऐसा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। ये एक्सप्रेशन यहां से आता है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए पुराना स्टेटमेंट कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्यूल अपॉन टोटल नंबर, मतलब एवोगाड्रो नंबर। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये था आपका एवोगाड्रो लॉ। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इससे थोड़े से कम क्वेश्चन बने हुए हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। और किस टाइप का क्वेश्चन होता है? ऐसा क्वेश्चन होता है, देखो ये वाला क्वेश्चन। यहां पर क्या बोल रहा है? कंपेयर वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर दे दिया। अब बोल रहा है कि वॉल्यूम बताओ कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। तो ये कैसे करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका बताता हूं एक। आप क्या करेंगे, यहां पर से एक ऐसी लाइन खींच देना, बस ये ऐसी लाइन जो इन सबको इंटरसेक्ट कर रही होगी। ठीक है, ये वाली, ये और ये। अब कोई मुझे ये बताए, ये वाला ग्राफ कब बनता था? जब अपना प्रेशर मैंने क्या करा, मैं बोल सकता हूं कि इस लाइन के लिए मैंने अपना प्रेशर जो है वो क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है बताओ? कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम और वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है कि नहीं? तो मतलब अगर V बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा अगर V छोटा होगा तो T भी छोटा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। इस पॉइंट के लिए टेम्परेचर क्या है? देखो, टेम्परेचर मैं दे देता हूं यहां पे T1, इस पॉइंट के लिए टेम्परेचर दे देता हूं T2 और इसके लिए दे देता हूं T3। खुद देखो, बताओ कौन सा टेम्परेचर बढ़ा है? T1, T2 या T3? सर T2 बढ़ा है। अरे कहां से, वो तो बीच में। T3 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो क्योंकि T3 बड़ा है किससे? T2 से, तो और T1 से, तो आपका ऑर्डर क्या होगा? कंपेयर करो वॉल्यूम, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर V3 बड़ा होगा V2 से, फिर V1 से। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। बहुत ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। क्या करोगे? एक सीधी लाइन खींच देना। इसका मतलब हो जाएगा कि सीधी लाइन मतलब कि यहां पर जो भी चीज होगी वो कांस्टेंट हो गई, फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन आपको पता ही, इतने सारे लॉ कराए अपन ने पीछे। ठीक है, चलो अब एक एवोगाड्रो से एक क्वेश्चन आया हुआ है। यहां पर ये क्या बोल रहा है? अ मोल ऑफ अ हीलियम गैस फिल अप एन एम्प्टी बलून टू अ वॉल्यूम इतना। ठीक है, तो यहां पे देखो एक मोल दिया हुआ है, इसको N1 मान लेता हूं, 1 मोल। ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है हमारे पास 1.5 लीटर।
What would be the volume of the balloon if an additional 2.5 mole of helium gas is added? देखो तो ये फंसा रहा है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा फंसा रहा है। कैसे? देखो पूछा तो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है। अब मोल, एडिशनल मोल, ये मोल कितने होंगे? N2 का वैल्यू क्या होगा? देखो इन्होंने क्या करा है, एक पहले से था और 2.5 जोड़ दिया, तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 + 2.5 मतलब कि 3.5 लीटर होगी N2 की वैल्यू। आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि पीछे हमें एक्सप्रेशन पता ही। देखो तो ये क्या हो जाएगा, देखो V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2, ठीक है। N1 कितना है? 1, N2 कितना है? 3.5, और हमें निकालना क्या है? V2 तो ये हो जाएगा आपके पास V1 कितना है? देखो V1 है 1.5 डिवाइड बाय V2, सॉल्व कर लो। V2 इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 3.5 डिवाइड बाय 1। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, क्या दिक्कत है? मजा आया? ठीक है, तो आपको बस ऐसे ही तो सॉल्व करना है, ठीक है, बस एक्सप्रेशन को ध्यान रखना है और आपका फिर आंसर सीधा रेडी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहां पर ये वाले चीजें आपके साथ पूरे फिनिश हो गए। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या? आइडियल गैस इक्वेशन, ये वाला, ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपकी आइडियल गैस इक्वेशन की, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। वो होती क्या है, ध्यान से देखना। एज अ गैस दैट फॉलो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ एट ऑल कंडीशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब कि वो गैस जो कि तीनों लॉ को फॉलो करती हो हर कंडीशन में, उसको बोला जाता है आइडियल गैस, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं, ऐसी कोई भी गैस नहीं है जो तीनों कंडीशन को फॉलो करती हो, ठीक है, हर कंडीशन पे। समझ में आ गया? ठीक। अब आइडियल गैस क्यों ऐसा है कि कोई नहीं प्रेजेंट है? क्योंकि आइडियल गैस में ये बोला जाता है कि वो गैस जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ही ना भैया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो ना वो लगभग 0 हो, तो ऐसा तो नहीं पाया जाता, ठीक है। इसीलिए आइडियल गैस होती ही नहीं है, रियल गैस होती है, और रियल गैस थोड़ा सा डेविएशन दिखाती है किससे? आइडियल गैस से। क्लियर है? समझ में आ गया? एकदम एग्जैक्ट नहीं शो करती है बिहेवियर आइडियल गैस की तरह। क्लियर? चलो अब बात करते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या है, क्योंकि अपन को मेन क्या है, इक्वेशन मेन है इस चैप्टर में। कैसे बनती है इन्हें सब का आपको क्या करना है, समरी लिख देना है, बस कुछ नहीं करना। देखो बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या होता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम के टर्म में लिखना चाहूंगा मैं सबको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। चलो चार्ल्स लॉ क्या कहता है भैया, यहां पर आपका प्रेशर इसे क्या कर देता है? कांस्टेंट कर देता है। यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट, ये प्रेशर कांस्टेंट, और ये यहाँ पे आपका हर कंडीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अब एक और क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, ठीक है। मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करता था ना, ठीक है। तो ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। सारी इक्वेशन को कंपेयर करो तो क्या आएगा आपको? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये देखो क्या है, ये आपके पास प्रेशर, ठीक है, ये होगा प्रेशर 1/P, ये आपका मोल्स, और ये आपका T। ऐसा देखने को मिलेगा। सारे इक्वेशन को मैंने क्या करा, कंपेयर कर दिया बस, और कुछ नहीं, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो V इज इक्वल टू आता है आपके पास RNT डिवाइड बाय P। इसको अच्छे से अरेंज कर लेते तो PV इज इक्वल टू आपको मिलता है NRT। एक चीज अगर आप गौर करोगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? देखो यहाँ पे प्रेशर भी मिल रहा है, वॉल्यूम भी मिल रहा है, टेम्परेचर भी मिल रहा है, और मोल भी मिल रहा है। मतलब हर स्टेट है, हर चीज है इस पे, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट भी इसको बोला जाता है। सर हम सब जानते हैं कि P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N मोल है, T टेम्परेचर है, लेकिन R क्या है? R को बोलते हैं गैसियस कांस्टेंट। R होता है हमारा गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अलग अलग होती है यूनिट वाइज, ठीक है। कैसे याद करने का तरीका है, देखो यहां पर 8.314 तो कॉमन ही है। कब? जब आप जूल में ले रहे हो इसको, ठीक है, जूल में ले रहे हो, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ठीक है। जूल को मैं क्या लिख सकता हूं? न्यूटन मीटर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, सेम ही रहेगा 8.314,
जैसे ही अगर आप इसको लिखते हो ऐसे, क्या, आत्माराम तुकाराम भिड़े, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे पढ़ लेना, आत्माराम भिड़े, ठीक है। आत्माराम भिड़े किसकी बात करते हैं? पुराने जमाने की, तो मतलब 0.0821, तो पीछे चले जाना, पीछे चले जाना, ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा। अब मिलने की चाहत किससे है आपको? ज्यादातर इस जनरेशन को, ठीक है, हम सबको, मुझे को भी, किससे है? धोनी से। धोनी का नंबर क्या है? 10⁻7, ठीक है। क्या है आपको? अर्ज है ना, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, देखो हो गया। अब अगर कैलोरी में पूछ लिया जाए तो बस इसका सीधा सा यूनिट का नंबर हो जाता है 2 कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। तो ये सब यूनिट होते हैं, बहुत इजी है, सिर्फ 8.314 आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी जूल में सेम है और आपका न्यूटन मीटर में सेम है। जब आत्माराम तुकाराम भिड़े की बात चल जाएगी तो आप पीछे चले जाना, ठीक है, तो 0.0821 हो जाएगा। आपको जब इच्छा हो जाएगी, अर्ज हो जाएगी, अर्घ वाला, अर्घ यूनिट आ जाएगी यहाँ पर, तो आपको क्या करना है? 10⁻7 से इंटू करना है। और बस अगर कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स में आ गया तो 2 इसका होता है आपका क्या? इक्वेशन का मतलब नंबर, आर की वैल्यू। क्लियर है? समझ में आएगा, ठीक है। तो ये होता है आपके पास मेन इक्वेशन को ध्यान रखना, पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी, ठीक है। अब ये जो स्टेट है, ये जो इक्वेशन है वो बदलती रहती है कंडीशन पर, हर अलग अलग कंडीशन पर, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको ही बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आप 2-3 चीजें और समझ लो, यहां पर ये जो आपके पास दिख रहा है मोल्स एंड वॉल्यूम, ये दोनों के दोनों क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये क्या है आपका बचा क्या? देखो यहां पे प्रेशर एंड जो टेम्परेचर है ये होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब एक बल्क प्रॉपर्टी है, बल्क पे डिपेंड करता है, एक बल्क पे डिपेंड नहीं करता। कौन सा करेगा बताओ? मोल और वॉल्यूम डिपेंड करते हैं, लेकिन प्रेशर एंड टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? ठीक। अब कंडीशन की बात कर लेते कि क्या क्या कंडीशन आती होगी। यहां पे देखो पहली कंडीशन, देखो पहली कंडीशन क्या है? देखो यहाँ पे, अब यहां पर आपको ये कंटेनर दिख रहा है, ठीक है, यहां से ये पैक है, लेकिन ये जो कंटेनर है ये जब आपको ओपन कंटेनर जैसा दे दिया जाए, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इक्वेशन को ध्यान रखेंगे, पी इज इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी होता है, ठीक है, जिसमें से आप सभी को पता है कि प्रेशर और टेम्परेचर आपका क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वी और आपका मोल क्या है यहाँ पर? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो अब अगर ओपन कंटेनर है, कैसा? ऐसा, ठीक है, ऐसा आपके पास एक ओपन कंटेनर है जो कि खुल सकता है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैंने इसके अंदर भरे हुए हैं क्या, देखो ये मान के चलता है मैंने शुगर भरा हुआ है ना, तो जब भी मुझे अगर शुगर लगेगा तो मैं यहां से ऐसे स्पून डाल के निकाल सकता हूं, स्पून डाल के निकाल सकता हूं, मतलब कि ओपन कंटेनर से मोल का ट्रांसफर हो सकता है मोल का ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर मोल क्या है? मोल कांस्टेंट नहीं है, मोल तो होगा, ठीक। अब यहां पर देखो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, यहां पर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ओपन कंटेनर थोड़ी ना बड़ा छोटा हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है आपका। यहां पर क्या कांस्टेंट है? देखो टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है और प्रेशर कांस्टेंट है। दो चीज है आपके पास, क्या क्या? एक तो प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, और वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। देखो भाई अगर ये 1 atm के ऊपर रखा हुआ है तो 1 atm पे ही होगा, है ना। अगर ये आपका वॉल्यूम इतना बड़ा है, ठीक है, मान लो इसकी जो हाइट है वो लेंथ ब्रेथ है वो लगभग इतनी है, सेम ही है, ठीक है, 1/2 ऐसे देख बोलते हैं ना कि 2/3 है ऐसे कुछ, ठीक है, वो सब सेम ही है, तो कंटेनर तो चेंज नहीं होगा अगर आप उसको निकालोगे तो, है ना। चलो तो यहाँ पर दो चीज आपकी कौन से, तो इक्वेशन क्या हो जाती है? देखो ये पूरा का पूरा कौन सा, तो पीवी और आर तो बहुत पहले से ही कांस्टेंट है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो एन और टी, तो ये कांस्टेंट पूरे के पूरे इज इक्वल टू एन टी। इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास? N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2, ठीक है। तो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। ये इक्वेशन का यूज करोगे जब भी आपके न्यूमेरिकल में आ जाए लिखा क्या कि ओपन कंटेनर दिया है, तो क्या करोगे? ये वाली इक्वेशन को पुट करोगे और आंसर लेके आओगे। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है।
अब ये वाली इक्वेशन याद नहीं रही तो क्या, ये तो याद रहेगी, ये तो याद रहेगा ना। ठीक है, तो बस इसको ध्यान रखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलो अब अगर एक और कंडीशन आपको मिल जाए जो कि है क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर, वहां पे भी लिख देता हूं आप सभी के लिए कि क्या है वो, ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर। ठीक है, चल बात करते हैं इसकी। यहां पे क्या, अगर क्लोज कंटेनर है, देखो यहां पे ये हो गया क्लोज ऊपर से, ठीक है, नीचे से तो है ही क्लोज। तो अगर ये कंटेनर क्लोज है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा होगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सही बात, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इसके अंदर अगर मान लो शुगर भरा हुआ था पिछले वाले में, ठीक है, तो यहां पर भी अगर शुगर ही है, अब क्योंकि आपका कंटेनर क्लोज है तो शुगर नहीं निकाल सकते आप, शुगर नहीं निकाल सकते, मतलब मोल भी क्या हो गया, देखो मोल क्या हो गया आपका, कांस्टेंट। और इक्वेशन हम सभी को पता ही है कि क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी, जिसमें से आर तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, मोल भी कांस्टेंट हो गया और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। बचा क्या, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। और ये वाली अपन पहले भी देख चुके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो P1 यहां पर हो जाएगा P अपॉन T इज इक्वल टू के यहां पे कांस्टेंट लिख लो सीधा, तो ये हो जाएगा आपके पास P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास T2 अपॉन T1। ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे देखने को मिलेगा, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ऐसे। तो ये वाला इक्वेशन लगाओगे कब, जब आपका क्लोज कंटेनर आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया यहां पे, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, वॉल्यूम और यहां पे देखो वॉल्यूम एंड मोल दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट, तब ही करोगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड कंटेनर। अब एक और कंटेनर की बात कर लेते हैं। अब देखो यहां पे इसका एरो का मतलब क्या है कि यहां से मैं प्रेशर को अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, और ये वाली जो वॉल है ये मूवेबल वॉल है, मतलब इसको नीचे ढकेलो तो नीचे जाती है, ऊपर करो तो ऊपर आती है, ठीक है। अब अगर मैंने यहां से प्रेशर लगाया तो ये कैसे हो जाएगी, छोटी से हो जाएगी, ठीक है, मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। देखो वॉल्यूम अभी कितना था, इतना था, कितना हो गया, अब इतना हो गया, मतलब वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। और टेम्परेचर तो होगा ही चेंज, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है आपके पास, ये जो है सिर्फ मोल जो है वो क्या है, कांस्टेंट। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी, ठीक है। तो पीवी डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू एनआर, और एनआर पूरा का पूरा क्या है, देखो कांस्टेंट टर्म है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसको बोला जाता है कंबाइंड गैस लॉ, इसको बोला जाता है कंबाइंड गैस लॉ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। देखो अभी तक कितनी कंडीशन देख ली, 3। कौन कौन सी, देखो पहली तो थी अपनी कौन सी, ओपन, ओपन में मोल चेंज हो रहा था और टेम्परेचर चेंज हो रहा था, ठीक है, 2 चीज चेंज हो रही थी। इक्वेशन आपको ये देखने को मिला, यही इक्वेशन आप लगाएंगे। चल आगे, अब है क्लोज, मतलब मोल चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम भी स्थिर है, ठीक है, प्रेशर में ही डिफरेंस आ सकता है बस थोड़ा बहुत, ठीक है, और टेम्परेचर तो चेंज होता ही, तो आपको ये वाली एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। अब अगर आपके पास मूवेबल कंटेनर है तो मतलब कि प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, सिर्फ मोल चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको कंबाइंड गैस लॉ जैसी ऐसी इक्वेशन देखने को मिलेगी। क्लियर है, समझ में आ गया। अब एक नई सी क्वेश्चन,
जिससे क्वेश्चन आया हुआ है। यहां पर देखो एक ऐसा कंडीशन, क्या समझ में आ रहा है इससे? ये है आपके जुड़े हुए कंटेनर, जुड़े हुए कंटेनर, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं ए, इसको बोलता हूं बी, इसको बोलता हूं सी, 3 कंटेनर जुड़े हुए, ठीक है। इसका प्रेशर क्या होगा? पीए होगा, वॉल्यूम वीए होगा, टेम्परेचर टीए होगा। सेम ऐसे ही होगा, इसका पीबी होगा, वीबी होगा, टीबी होगा, इसका पीसी, वीसी और टीसी, ऐसे होगा। अब अगर मुझे इसका निकालना है तो कैसे निकालूंगा? बहुत ज्यादा इजी है। कैसे बताऊंगा? देखो, सबसे पहले एक्सप्रेशन याद रखो, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये होता है, ठीक है। सबके चीजें अलग अलग है, प्रेशर अलग है, वॉल्यूम अलग है, टेम्परेचर अलग है, ठीक है। अब अगर मैंने इस लिड को खोल दिया, ये वाली लिड को, अभी ये वाला कंटेनर नहीं लेके चल रहा हूं मैं, ए और बी लेके चल रहा हूं बस, ठीक है। अगर मैंने इस लिड को ऐसे खोल दिया तो क्या हो जाएगा? यहां पर ये सब के सब मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है? अगर इसका मोल एन ए था, इसका एन बी था, अब जाके टोटल मोल क्या हो जाएंगे? एन ए प्लस एन बी, ये हो जाएगा, ठीक है। बस यही से सब चीज निकालेंगे, ठीक है। चलो पहले कंटेनर के लिए, फॉर कंटेनर ए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पी ए वी ए इज इक्वल टू एन ए आर और टी ए, ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फॉर कंटेनर नंबर 2, फॉर कंटेनर ए मतलब बी, कंटेनर बी, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी बी वी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी बी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। जैसे ही मैंने लिड ओपन करा तो क्या हो गया था भाई? क्या हो गया था कि एन इज इक्वल टू हो गया था एन ए प्लस एन बी, ये हो गया था, ठीक है। तो देखो अब यहां पे एक्सप्रेशन क्या देखने को मिलेगा? एन क्या है? टोटल है, तो एन टोटल के लिए का एक्सप्रेशन क्या बनाएगा? देखो, पी टी वी टी इज इक्वल टू एन टी आर टी टी, टी मतलब टोटल है, या फिर फाइनल लिखना तो फाइनल लिख सकते हो, ठीक है। इनिशियल फाइनल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक्सप्रेशन बनाओ यहां पे एन टी के लिए, तो एन टी के लिए क्या बन जाएगा? देखो, एन टी के लिए बन जाएगा पी टी वी टी डिवाइडेड बाय टी टी और ये आर टी, ये बन जाएगा, ठीक है। बस सबको एन के टर्म में आपको पुट करना है इधर, तो क्या बन जाएगा? देखो, ये हो जाएगा आपके पास पी टी वी टी डिवाइड बाय टी टी और आर टी, ऐसे इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा? आर तो यहां पे टेम्परेचर है, मतलब आर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, आर तो सेम ही रहेगा, क्यों? वो तो गैस कांस्टेंट है, वो तो क्या है आपका? गैस कांस्टेंट है ना, उसमें थोड़ी ना कोई चेंज आएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी ए वी ए टी ए और आर प्लस पी बी वी बी डिवाइड बाय टी बी और आर। आर को कांस्टेंट ले लो और कट कर दो, आर को कांस्टेंट ले लोगे यहां से ये कट हो जाएगा। एक्सप्रेशन कैसे देखने को मिलेगा? पी टी वी टी डिवाइड बाय टी टी इज इक्वल टू पी ए वी ए डिवाइड बाय टी ए प्लस पी बी वी बी डिवाइड बाय टी बी, ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको मिक्स्ड कंटेनर आ गए, कौन से कंटेनर? मिक्स्ड कंटेनर, मिक्स्ड कंटेनर, ठीक है। तो मैं सबके लिए एकदम हेडिंग बना देता हूं, ये हो गया मिक्स्ड, ठीक है। पीछे अपन ने पढ़ा था कि कौन सा पढ़ा था? ये वाला, ये पढ़ा था मूवेबल, मूवेबल कंटेनर। ये है हमारा पिछला था एक क्लोज्ड, या फिर इसको ही बोल देते हैं रिजिड, ठीक है। और था हमारा एक ओपन। तो ये सारे के सारे अपन पढ़ चुके हैं। यहां पर ये वाला समझ में आ गया? देखो, ये ऐसा आपको करना पड़ेगा। अगर उसने लिख दिया टेम्परेचर सेम ही है, कोई भी चीज के लिए टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन हो जाएगा पी टी वी टी इज इक्वल टू पी ए बी ए प्लस पी बी वी वी। ये सब नहीं होगा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे आर हो गया,
ठीक है, तो ये वाले एक्सप्रेशन को आपको फॉलो करना है, इन इक्वेशन को फॉलो करना है। ये फाइनल इक्वेशन है। ये क्या है आपका? ये है फाइनल इक्वेशन। अब ये वाली क्यों कराई सर इतनी अजीब सी? क्योंकि इससे देखो ये क्वेश्चन आया होगा 2023, 8 अप्रैल 2023 अभी की है ये, समझ रहे हो? बहुत इजी है ये वाला। देखो क्या है, बहुत इजी है ये वाला। कैसे करना है एक बार पढ़ लेते हैं। 3 bulbs are filled with CH4, CO2 और नियॉन as shown in the picture। देखो 3 बल्ब फिल है। The bulbs are connected through pipes, पाइप से जुड़े हुए दिख रहे हैं, of 0 वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम ही नहीं, ठीक है, मतलब पाइप्स का वॉल्यूम नहीं है ना। When the stop cocks are open, मतलब जैसे ही इनको मैं ओपन करूंगा, ठीक है, एंड द टेम्परेचर इज केप्ट, आ जाओ देखो देखो, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, मतलब टी क्या हो गया? कांस्टेंट, ठीक है, चलिए ठीक है। थ्रो द प्रेशर ऑफ अ सिस्टम इज फाउंड टू बी 80 mm बताना है। प्रेशर क्या होगा सिस्टम का? सिस्टम मतलब टोटल की बात कर रहा है, टोटल की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो यहां पर आपको सबको एक्सप्रेशन पता है, पी एफ लिख लो फाइनल, वी एफ डिवाइड बाय टी एफ इज इक्वल टू, कितने गैसेस है? 3 है ना, तो सबको लिख लेंगे, क्या दिक्कत है? लिख लो पी ए पी ए डिवाइड बाय टी ए प्लस पी बी वी बी डिवाइड बाय टी बी प्लस पी सी वी सी डिवाइड बाय टी सी, ठीक है, समझ में आ गया? चलो, इनने पहले ही बोल दिया टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, तो ये तो गए, ये गया, बचा क्या? सिर्फ बचा हमारे पास एक एक्सप्रेशन पी एफ वी एफ इज इक्वल टू पी ए वी ए प्लस पी बी वी बी प्लस पी सी वी सी। क्या हमारे पास सारे इक्वेशन के लिए एक आपके सारे टर्म्स के लिए वैल्यू गिवन है? बिल्कुल गिवन है। निकालना क्या है? प्रेशर निकालना है। सर वॉल्यूम नहीं है फाइनल, अरे तो वॉल्यूम को तो अपन ऐड कर सकते हैं ना भाई, प्रेशर को नहीं कर सकते, टेम्परेचर को नहीं कर सकते, लेकिन वॉल्यूम को तो ऐड कर सकते हैं ना अपन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2, 3 और 4, ये हो गया 7, ये हो गया 2, 9, ठीक है। फिर से गिन लो भाई, 5 और 4 9, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया? पी एफ को जैसे का तैसा लिख रहा हूं, इनटू लिख रहा हूं 9 इज इक्वल टू, पी ए कितना है? देखो 2, वॉल्यूम कितना है? 2 प्लस पी बी कितना है? 4, वी बी कितना है? देखो प्लस 3, प्लस करो पी सी वी सी, 3 और 4 12, ऐसे ये डायरेक्ट इनटू कर दिया मैंने, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना इतना, ठीक है। ये इनटू है, मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूं कभी कभी, ठीक है। इसमें ही कर लेते हैं, ये 4 हो गया, ये 12 हो गया और ये भी 12 हो गया, इनको प्लस कर दो, कितना जाएगा ये देखो? 24 प्लस 4 28 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू पी एफ। तो ये होगा आपका फाइनल प्रेशर। इजी था, इजी था, बहुत ज्यादा इजी था वैसे तो। क्यों? करना ही क्या था? वॉल्यूम फाइनल में बस कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन वॉल्यूम को अपन ऐड कर सकते, ठीक है। तो बस इतना इजी है, इतना इजी, इसको बोलते हैं मिक्स्ड कंटेनर, ठीक है। इससे क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत ज्यादा रीसेंट, ठीक है। तो बिल्कुल भी चीजों को ऐसा मत सोचना कि छोटी चीजें छोड़ दो, छोड़ दोगे तो वो तुम्हें छोड़ देगा, वो क्वेश्चन नंबर सब छूट जाएंगे, ठीक है। तो वो नहीं करना है, वो जहां करना स्टार्ट कर दिया तो फिर तैयारी मत करो, बहुत कड़वा है लेकिन तैयारी मत करो, समझ में आ गया? ठीक है, चलो। तो अपन ने 3 चीजें देखी है, इनको लिखो, फिर अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट अपना डेल्टन्स लॉ। यहाँ पे क्या है? अपना आइडियल गैस अपन ने खत्म कर दिया है, आइडियल गैस इक्वेशन और बाकी सारे लॉ अपने खत्म हो चुके हैं, बट लास्ट है जो है डेल्टन्स लॉ। ये क्या बोलता है? ये बोलता है टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस मिक्सचर विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट गैसेस, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? ध्यान से देखना, मेरे पास एक कंटेनर है, ये रहा एक कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर भरी हुई है बहुत सारी गैसेस, ठीक है, बहुत सारी गैसेस। मान के चलता हूं एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है ना। तो इसका जो प्रेशर होगा, इनका जो प्रेशर होगा, ठीक है, टोटल प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं। अब जब टोटल प्रेशर होगा, वो टोटल प्रेशर क्या होगा? इन सब के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा, पीबी प्लस पीसी के इक्वल होगा, ऐसा होगा,
ठीक है, यही क्या कहता है आपका डाल्टन्स लॉ। ये कहता क्यों? सबसे पहली चीज तो यहां पे एक कंडीशन भी लगती है, वो क्या है चलो देख लेते हैं। यहां पर क्या है, जो टोटल प्रेशर ऑफ अ गैसेस मिक्सचर विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, समझ रहे हो? मतलब कि मेरे पास दो गैसेस हैं ए और बी, ए और सी, ठीक है, ये आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए, ये आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए, केमिकली रिएक्शन नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर मान लो केमिकली रिएक्ट कर लिया, ठीक है, केमिकली रिएक्ट कर लिया और इनने मिलके साथ में मिक्सचर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा भैया? प्रेशर हो जाएगा कम, प्रेशर हो जाएगा कम। और चलो दूसरी साइड भी देख लेते हैं। अब ये आपस में जैसे ही रिएक्शन कर लिया, ठीक है, और बॉन्ड बहुत ज्यादा ही वीक बना, तो हो सकता है प्रेशर क्या बनेगा? बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अगर हमें टोटल प्रेशर नापना है तो क्या होना चाहिए? हमारी जो गैसेस है वो क्या करनी नहीं करनी चाहिए? डू नॉट रिएक्ट केमिकली इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ द गैसेस। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब कि देखो, अगर पी टोटल की बात करूं इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? पी ए प्लस पी सी होना चाहिए, ऐसा, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन ये कंडीशन कब की है? जब इन्होंने डू नॉट रिएक्ट, यहां पर इन्होंने रिएक्शन नहीं करी है। अगर रिएक्शन कर लेता तो क्या होता पता है? जो पीटी है वो या तो नॉट इक्वल होता पीसी और प्लस पीसी पीए के। कंडीशन मैंने आपको भी बताई, हो सकता था स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ले, हो सकता है वीक बॉन्ड बनाए, क्या पता वीक बॉन्ड बनाएगा ज्यादा प्रेशर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा कम प्रेशर। समझ में आ गया? ठीक है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, इसलिए आपका यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये तो पहला था। अब दूसरा इन्होंने क्या किया? अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 गैसेस हो सकती है, बहुत सारी गैसेस हो सकती है, तो उनका सम हो जाएगा, वो टोटल प्रेशर होगा। ठीक है, अब उन्होंने एक कंडीशन और दे दी, ध्यान से देखना आप। ठीक है, अब जो है वो आपका मेन लग रहा है। चलो ठीक है, अब ये तो हो गया। अब यहां पर उन्होंने एक और चीज दिया, यहां पे मैं समझाता हूं आपको। हम सभी जानते हैं इक्वेशन हमारे पास क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, एनआरटी है। इनने अब मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक इक्वेशन भी दी थी। ठीक है, चलो पी इज इक्वल टू एनआरटी है और मेरे पास दो गैसेस थी कि पी इज इक्वल टू क्या था? पी ए प्लस पीबी था, पीसी था। ठीक है, मैंने पी टोटल लिखा था तो पीटी लिखा था। ठीक है, यहां पर अपन टोटल प्रेशर को कैपिटल पी बस मान रहा हूं मैं, यहां पे मैंने टी नॉट कुछ नहीं लिखा। ठीक है, चलो अब देखो, इसको अगर इसकी टर्म में लिखना चाहूं, फॉर गैस ए, फॉर गैस ए, तो ये क्या हो जाएगा? देखो पी ए, वॉल्यूम तो सेम ही कंटेनर में जा रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन आर टी, तो एन ए हो जाएगा। ये क्लियर है यहां तक, है ना? चलो, तो फॉर गैस बी, फॉर गैस बी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये पी बी वी इज इक्वल टू एन बी आर टी। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब ये लिख रहा है पी ए प्लस पीसी, पी ए प्लस पीसी। ठीक है, तो क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को मैं प्लस कर रहा हूं, क्या बन जाएगा? देखो, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड, तो ये क्या बन जाएगा? पी ए प्लस पी बी कॉन्स्टेंट वी, डायरेक्ट कर दिया ये मैंने। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो एन ए प्लस एन बी डिवाइड और आर टी, डिवाइड कुछ नहीं। क्लियर है? और मैं स्टार्टिंग से ही लेके क्या चल रहा हूं, देखो पी ए प्लस पी बी, एक मिनट, ये पी सी है ना, फॉर गैस अपन ने बी तो ली ही नहीं है। ठीक है, ये सी है, तो यहां पर सी कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया पी सी, ये हो गया पी सी, ये एन सी, ये भी सी और ये भी सी। अब देखो, स्टार्टिंग से ही मैं पी ए प्लस पी सी को क्या लेके चल रहा हूं? टोटल प्रेशर लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे पुट करो, टोटल प्रेशर V इज इक्वल टू एन ए प्लस एन सी और ये आर टी। ये बन गई इक्वेशन नंबर अपनी कौन सी? थर्ड। क्लियर? समझ में आ गया? चलो, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं डिवाइड कर रहा हूं सब किससे? इक्वेशन नंबर थर्ड से। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड। ठीक है,
चलो डिवाइडिंग लिख दिया मैंने, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और उसको। देखो क्या आएगा, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड करो, पी ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी डिवाइड बाय, ये कितना हो जाएगा, देखो ये तो पी टोटल है तो ये हो जाएगा पी वी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन सी, ठीक है, और ये किसके साथ चल रहा है, आर और टी के साथ। जो जो कॉमन दिख रहा है इनको काट दो, ये आर टी ये आर टी ये वी ये वी, तो क्या बच गया, पी ए डिवाइड बाय पी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन सी। तो ये देखो ये कैसा दिख रहा है, मतलब ध्यान से देखो, अगर दो कंपोनेंट है इसके अंदर, ठीक है, दो कंपोनेंट है और मैं एक कंपोनेंट को ऊपर रख रहा हूं टोटल कंपोनेंट के साथ, तो इसको ही क्या बोला जाता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अभी तो ये बाइनरी सॉल्यूशन दिख रहा है ना आपको, कैसा है, बाइनरी सॉल्यूशन टाइप का दिख रहा है ना, कि दो चीजों में मिलकर बना हुआ है, ठीक। तो देखो ये वैसे तो मिक्सचर है, सॉल्यूशन नहीं है ना, तो ये क्या दिखेगा आपको, चाई ए की तरह दिख रहा है। तो ये वाला जो फॉर्मूला आपका बना, ये वाला, ये क्या हो गया, चाई ए, पी ए डिवाइड बाय पी इज इक्वल टू चाई ए, तो कैसा दिखेगा, पी ए इज इक्वल टू चाई ए इंटू टोटल प्रेशर। ये वाला बहुत मेन है, इससे बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर, इनटू टोटल प्रेशर। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये कभी कभी किस में पूछ लेता है आपसे, ये पूछ लेता है आपसे स्टेटमेंट में, असर्शन रीजंस में। क्लियर, चलो तो ये था अपने पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। अब एक और जो टर्म आती है वो आती है आपकी किस पे, आप जब बोलते हो ड्राई गैस, एक्वस टेंशन, ठीक है, प्रेशर ऑब्जर्व, तो वो सब क्या होता है, ठीक है। तो देखो आप सभी ने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, जब भी अपन कोई ऐसी चीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो गैस है, उसको अपन ओवर द वाटर कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको कलेक्ट करने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, गैस यहां से ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ये वाटर में हो जाएगा इधर ऐसा, और वाटर में हम सभी जानते हैं कि गैस क्या होता है, डिसॉल्व तो होता नहीं है, तो वो धीरे 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 करके क्या हो जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा, धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा। अब जैसे जैसे गैस उठ रहा है तो यहां पर क्या आ गया, गैस, तो क्योंकि गैस उड़ रहा है उसके साथ साथ क्या उठेगा भैया, H2O भी तो है जो कि वेपर फेस में आ जाएगा, उठेगा, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग में तो अपन ने क्या भेजा, यहां पर ड्राई गैस भेजा, ठीक है, ड्राई गैस तो भेजा। अब ये क्या हो गई, जैसे ही इसके अंदर गया वो तो मॉइस्ट हो गई, साथ में क्या होगा, पानी भी है ना भाई, तो थोड़ा सा तो क्या हो गया, मॉइस्चर आ गया। अब तो देखो क्या हो जाएगा, इसके साथ साथ वहां पर वाटर के वेपर भी आ जाएंगे, वाटर के वेपर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो जो आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, प्रेशर जो आपका ऑब्जर्व्ड होगा वो क्या होगा, उसके अंदर वाटर वेपर भी होंगे और उसके अंदर आपकी ड्राई गैस का प्रेशर भी होगा, दोनों का प्रेशर होगा, ठीक है। तो जब वाटर के वेपर का प्रेशर की बात करते हैं तो उसको ही बोला जाता है एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो अगर इसको निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, ठीक है, प्रेशर को, यहां पे हो जाएगा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल हो जाएगा प्रेशर ऑब्जर्व्ड, ये तो हमें मिल ही जाएगा, क्यों, ऊपर जितना भी प्रेशर आएगा वो तो अपन नाप ही सकते हैं, प्रेशर ऑब्जर्व्ड, ठीक है, माइनस एक्वस टेंशन, और ज्यादातर एक्वस टेंशन आपको गिवन ही होता है, तो ये आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं लेकिन फिर भी पता होना चाहिए जिससे अपन का सॉल्व भी कर सके। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो तो इसके साथ साथ अपन ने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी पढ़ लिया है, ठीक है। क्या क्या, देखो ये वाला जो था आपका सम वाला, ये क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी पढ़ लिया है, ठीक है। यहां पर ये वाली जो इक्वेशन है जो मैंने आपको बताया था, ये बहुत ज्यादा मेन है, ये भी अपन ने पढ़ लिया, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के लिए है, ठीक है। चाई ए क्या है, चाई ए लिख लो भाई, ये है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आइडियल गैस, और हमने सारे गैस लॉ को फिनिश कर दिया है।
अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, ठीक है। चलो देखते हैं अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो अपन अब आने वाले वीडियो में कुछ स्पीड की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर की स्पीड की बात करेंगे, काइनेटिक गैस थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है। तो सब साथ ही साथ जुड़े रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि आपने आने वाला जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उससे कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरे साथ नोट्स तो बना ही रहे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, अपना अपना ख्याल रखेगा, और आप सभी जानती है लर्न हो फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखें।